उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीट बढ़कर 120 हो जाती तथा बिहार में लोकसभा की सीट बढ़कर 60 हो जाती। परिसीमन विधेयक 2026 सरकार पास कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने सरकार को ऐसा करने से रोक दिया। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जानिए। जब लोकसभा में 300 के आसपास सांसद बढ़ते तो हर साल तकरीबन 1200 करोड़ से 1500 करोड़ रुपया जनता के टैक्स का पैसा सरकार नए सांसदों को पालने के लिए खर्च करती। और यह डेटा हम आपको विपक्ष के आंकड़े के अनुसार बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि हर सांसद पर प्रति वर्ष 4 से 5 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है। यह हो गया आर्थिक पहलू। लेकिन आखिरकार दक्षिण भारत के राज्यों को इससे क्या दिक्कत थी और विपक्ष की पार्टियां क्यों शुरू से ही इसका विरोध कर रही थी? एक और मजेदार प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट बढ़ती तो दक्षिण भारत की पार्टियों को डर क्यों लग रहा था? सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या वाकई में सरकार जो कर रही थी वह उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ठीक था, या फिर सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे से अधिक सांसदों को पालने जैसा था? अगर नए सांसद चुनकर लोकसभा में चले जाते तो फिर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा उनके ऊपर सरकार खर्च करती। लेकिन क्या यह जरूरी था? सबका जवाब देंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे ज्यादा भ्रम इस बात को लेकर फैलाया गया कि दक्षिण भारत के सांसद कम हो जाएंगे, जिसके कारण राजनीति में दक्षिण भारत का दबदबा घट जाएगा। लेकिन सच यह था कि मौजूदा वक्त में 24% सांसद दक्षिण भारत से आते हैं और बिल पास होने के बाद जितने सांसदों का कोटा दक्षिण भारत को मिल रहा था वह भी 24% ही था। अब आपको उदाहरण से समझाते हैं। मौजूदा वक्त में तमिलनाडु से कुल 39 सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं और जब यह बिल पास हो जाता तो उसके बाद यह संख्या बढ़कर 59 हो जाती। अब जैसे केरल में मौजूदा वक्त में 20 सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं, लेकिन बिल के लागू होने के बाद यह बढ़कर 30 हो जाता। मौजूदा वक्त में दक्षिण भारत के 5 राज्यों से 129 सांसद लोकसभा में आते हैं और इस बिल के पास हो जाने के बाद यह बढ़कर 195 हो जाता। कहने का मतलब यह कि जो भ्रम फैलाया गया कि दक्षिण भारत का वेटेज घट जाएगा वह बिल्कुल गलत था, वह तथ्यहीन था। क्योंकि पहले भी टोटल लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 24% उनके यहां से आता था और नए बिल के आने के बाद भी वह 24% ही रहता, तो इसमें कहीं कोई अंतर हो ही नहीं रहा था। अब उत्तर प्रदेश में 120 लोकसभा की सीट हो जाती। यह सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमें याद रखना होगा कि आज की तारीख में भी पूरे देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसी प्रकार से बिहार में 40 लोकसभा की सीट है जो बढ़कर 60 हो जाती। तो यह दक्षिण भारत के राज्यों के बढ़ोतरी के प्रतिशत को देखेंगे तो उसके लिहाज से बराबर ही है। अब इस बात को आप समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या उन राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है तो निश्चित तौर पर लोकसभा की सीट भी यहां ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि संसद भवन में ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश और बिहार से हो रहा है। लेकिन इस बात को लेकर माहौल ऐसा बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें फायदा होगा और इसीलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन राज्यों के सांसद बढ़ाए जा रहे हैं। आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा बता देते हैं जिससे आप और आसानी से समझ जाएंगे कि दक्षिण भारत के राज्य के साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं हो रहा था। बिहार में मौजूदा वक्त में 40 सांसद चुने जाते हैं जो लोकसभा में जाते हैं और इस बिल के लागू होने के बाद यह बढ़कर 60 हो जाता, मतलब कि 20 सीट बिहार में बढ़ जाता। और मौजूदा वक्त में तमिलनाडु में 39 सांसद चुने जाते हैं जो लोकसभा में जाते हैं। इस बिल के लागू होने के बाद तमिलनाडु से 59 सांसद चुनकर जाते, मतलब कि तमिलनाडु के भी 20 सांसद बढ़ जाते और बिहार के भी 20 ही बढ़े हैं। तो यहां पर भेदभाव करने जैसा सवाल कहां आ रहा है? फिलहाल अब यह बिल नहीं आने वाला है, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक विपक्ष ने पास नहीं होने दिया और सरकार ने इन बिलों को यह कहकर रोक दिया कि यह बिल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे,
तो अगर महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ तो इनके पास हो जाने का कोई मतलब रहता ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ही यह बिल लाया जा रहा था। अब आइए इसके दूसरे पहलू पर, और यह पहलू वाकई में तार्किक है। अब जैसे लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ती तो सरकार को आम जनता के टैक्स का पैसा सांसदों पर खर्च करना पड़ता, और हर सांसद प्रति वर्ष कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया उसके ऊपर आराम से खर्च होता ही होता है। अब अगर 5 साल का आप खर्च जोड़ लेंगे तो यह 5,000 करोड़ से कहीं ज्यादा हो जाएगा, और निश्चित तौर पर इससे फायदा होता, आम आदमी को इससे कितना लाभ होता इस पर बोल पाना जल्दबाजी हो जाएगी। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा क्षेत्र छोटा हो जाएगा, सांसद ज्यादा हो जाएंगे तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे, और प्रति सांसदों के हिस्से जनता कम हो जाएगी तो बेहतर तरीके से सांसद समस्याएं सुलझा पाएगा। लेकिन हमारे देश में नेताओं के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और इसीलिए यह संशय बरकरार हो जाता है कि सांसद तो बढ़ जाता और आम जनता के टैक्स का पैसा भी ज्यादा खर्च होने लगता, लेकिन सांसद काम अच्छे से करने लगता, आम जनता की काम को प्राथमिकता देने लगता, इसकी कोई गारंटी नहीं मिलती। फिलहाल एक और प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई में इससे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा था? इसका जवाब है कि सीटों के संख्या के लिहाज से इस वक्त पर लग सकता है कि यूपी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तो उसको फायदा होगा। लेकिन प्रतिशत की तुलना में आप जाएंगे तो लोकसभा की टोटल सीटें बढ़ जाती तो सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा भी बढ़ जाता, तो भारतीय जनता पार्टी को उतने सांसद ज्यादा जिताने पड़ते। उस लिहाज से फाइट उतना ही टफ रहता, क्योंकि दक्षिण भारत से 24% सांसद आ रहे थे, बिल के बाद भी 24% आते। जो उत्तर प्रदेश बिहार हिंदी इलाका है, जहां पर कहा जा रहा है कि भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है, मजबूत पकड़ है, वहां से भी उसकी अनुपात में इतने ही सांसद बढ़ते। तो यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजयी हो जाए इसके लिए ऐसा कर रही थी, यह थोड़ा यहां पर तार्किक नहीं लगता, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जब टोटल सीट बढ़ता तो वह भी बढ़ जाता। बाकी जो तमाम इस बिल को लेकर के चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं, हमने वह सब कुछ पढ़ा, देखा, समझा और तय किया कि तर्क के साथ, फैक्ट्स के साथ जरा एक बार बात किया जाए, चर्चा किया जाए, और इस पर चर्चा किया भी जाना चाहिए कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर के जो माहौल बना दिया गया कि बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए इन राज्यों में सीटें बढ़वा रही है, दक्षिण भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या सच में वाकई में आप प्रतिशत देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे टोटल सीटों में उनकी हिस्सेदारी की, तो उसमें कोई अंतर आ रहा था? हमने आपको सारा डेटा बता दिया है। अब आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। आप जो भी सोच पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।